Hello guys, welcome back to Barcore. We are doing lecture series on CDEC CCAT preparation exam, which is entrance test for CDEC. तो आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है स्टोरेज क्लासेस. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले कंपाइलेशन जब होता है कोड का तो उसकी स्टेप्स क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले सी सोर्स कोड होता है जो कि हम अपने हाथ से लिखते हैं. ओके, जो हम लिखते हैं उसे कहा जाता है सोर्स कोड. उसके बाद वो सबसे पहले दिया जाता है प्री प्रोसेसर को. ओके, प्री प्रोसेसर क्या करता है, उसे एक्सपांड कर देता है. एक्सपांड इन द सेंस मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने हेडर्स फाइल इंक्लूड की होती है, राइट, वो stdio.h. तो जब भी हम printf या फिर scanf लिखते हैं तो उसका कोड कहाँ पर लिखा है, वो हेडर फाइल में. तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, वो हेडर फाइल में जाएगा, वो printf की जगह पर मतलब वो जो printf का कोड है उसके फंक्शन को वो अपने मेन कोड में लाके रख देगा. मतलब वो printf का कोड जो है वो एक्सपांड हो जाएगा. तो उसके लिए इसे कहा जाता है एक्सपांडेड सोर्स कोड. और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट आई. इसमें आपको याद क्या रखना है, इसके एक्सटेंशन. ओके, क्योंकि एमसीक्यू में पूछे क्या जाएंगे, एक्सटेंशन पूछे जाएंगे. उसके बाद जब ये एक्सटेंड हो जाता है तो ये दिया जाता है कंपाइलर को. कंपाइलर का काम क्या होता है, एरर को चेक करना, या फिर अगर कहीं पर सिंटैक्स एरर है या फिर किसी भी तरीके से अगर ये कोड फेल होने वाला है तो उसे चेक करना और यूजर को बताना कि ठीक है, या तो एरर हो रहा है या तो एरर नहीं हो रहा है. फिर कंपाइलर क्या करता है, एक बार चेक करने के बाद अगर कोई एरर नहीं है तो इस एक्सपांडेड सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है असेंबली कोड में. और उसका एक्सटेंशन होता है डॉट ASM. अब असेंबली कोड क्या है, असेंबली कोड भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जो यूजर के लिए थोड़ी सी, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी यूजर फ्रेंडली है ऑब्जेक्ट कोड से ज्यादा. ओके, अब असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया. ओके, अब ये असेंबली कोड जो होता है वो हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होगा. मतलब ये असेंबली कोड जो है उस वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मतलब प्रोसेसर या फिर कंट्रोलर यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से असेंबली कोड बदलता रहेगा. मतलब उसका जो सिंटेक्स वो है वो. उसके बाद असेंबली कोड को दिया जाता है असेंबलर के पास, और असेंबलर उस असेंबली कोड को सिंपली कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में. ऑब्जेक्ट कोड मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वंस. ओके, हर हर चीज को वो जीरो और वन में कन्वर्ट कर देगा. और उसके बाद इसे दिया जाता है लिंकर के पास. लिंकर मतलब क्या, अब जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है, ये बहुत सारी फाइल्स बनती है. मतलब हमने एक फंक्शन एक फाइल वन में लिखा होता है और उसका जो काम है वो हमें किसी फाइल नंबर 3 में यूज करना होता है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फाइल के इस फंक्शन को वहां पर इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो फाइल नंबर 3 में हमें फंक्शन वन जो फाइल नंबर 1 में है उसकी जरूरत है. तो हमें फाइल 1 और फाइल 3 को कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा. तो उसके लिए यूज होता है लिंकर का. और लिंकर के बाद ये क्या बनता है, एग्जीक्यूटेबल कोड डॉट exe. These are the steps for compilation. Okay, now let's see what is next. So I think your view is clear. Okay, so what is C source code? C source code is written into text file. ये क्या होती है, टेक्स्ट फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी. अगर आपने कभी सी कोड किया होगा तो आपको पता होगा कि सी कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो हम सी से देते हैं. ठीक है, सी प्लस प्लस का सीपीपी लिखते हैं. नाउ टिपिकल सोर्स कोड स्टार्ट फ्रॉम इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल. ओके, जैसा कि हम ऊपर लिखते हैं हैश इंक्लूड वगैरह वो सब. सम ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल इन द सेंस जो किसी भी फंक्शन में डिक्लेयर नहीं होगा वो ग्लोबल होगा. ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि int a इज इक्वल टू 10. ये भी एक ग्लोबल डिक्लेरेशन है अगर वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है. ग्लोबल मतलब क्या, जिसका जो स्कोप होता है वो सब जगह पर वैल्यू होता है. स्कोप इन द सेंस वो हर जगह पर एग्जिस्ट करेगा. अगर आप उसे फंक्शन 1 में कॉल करना चाहो तब भी वो कॉल होगा, अगर आप उसे फंक्शन 2 में कॉल करना चाहो तब भी वो कॉल होगा. ओके, implementation of function including main and optionally some informative comment. अब इसमें क्या होता है, सबसे सब कम से कम मेन फंक्शन तो लिखना ही पड़ेगा. मेन फंक्शन हर सी कोड में इंपॉर्टेंट है. मेन फंक्शन के बिना कोई भी सी कोड कंप्लीट नहीं होता. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ऑप्शनल है क्या, इंफॉर्मेटिव कमेंट्स. कमेंट्स मतलब क्या, कमेंट्स हमारे लिए होती है, राइट. कोड को कमेंट से कुछ करना नहीं है, तो कमेंट्स होगी या फिर नहीं होगी उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ठीक है, now, what is next? Next is preprocessor. Preprocessor is a program that processes source code before execution. The statement into program starting with hash are called preprocessor. Preprocessor मतलब क्या, जहां जहां पर भी आपने हैश लिखा होगा, मतलब वो जो होती है हैश इंक्लूड वाली लाइन, उसके बाद हैश डिफाइन वाली लाइंस, उसे क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर बोलते हैं.
The statement in program starting with hash are called preprocessor directive and these statement are mainly executed by preprocessor. उन स्टेटमेंट को बोला जाता है प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव और उन्हें जो एग्जीक्यूट करता है उसे बोलते हैं प्रीप्रोसेसर. प्रीप्रोसेसर मेनली एक्सपांड सोर्स कोड, हैश डिफाइन एंड हैश इंक्लूड, मतलब उसमें जो भी कोड होगा या फिर उसका जो भी मतलब होगा हमें पता है राइट कि उसका मतलब क्या है, लेकिन कोड को नहीं पता. तो वो क्या करेगा, उसकी डेफिनेशन जहां पर लिखी होगी वहां से उसकी डेफिनेशन को कॉपी करके यहाँ पर ला के रख देगा उस हैश इंक्लूड की जगह पर. प्री प्रोसेसर, उसके बाद प्री प्रोसेसर इज रेफर्ड एज एक्सपांडेड सोर्स कोड. प्री प्रोसेसर में रिमूव कमेंट मतलब क्या कि प्री प्रोसेसर है जो है वो कमेंट्स को रिमूव कर देगा क्योंकि वो हमारे लिए राइट. अब इसके आगे वो कोड कंप्यूटर के पास जा रहा है, कंप्यूटर को कमेंट की जरूरत क्या है, फालतू फुकट वो मतलब स्पेस घेर रहा है, सब ले रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, कमेंट निकाल देगा और उसमें क्या ऐड करता है, इंफॉर्मेशन सच एज लाइन नंबर एंड फाइल नेम. उसमें वो टॉप में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेगा. क्या करेगी वो, लाइन नंबर मतलब वो हर लाइन को एक नंबर देगा और फाइल को नाम मतलब वो फाइल का नाम वो पर कहीं पर लिख देगा. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड. Expanded source code. After expansion of this expanded core, code may be saved into temporary text file on compiler like Turbo C. Extension of file is sunbeam.i. Okay, तो इसका मतलब क्या है, Turbo C जो कंपाइलर है उस पर sunbeam.i ये होगा. अब ये क्या होगा, कंपाइलर टू कंपाइलर ये वेरी भी कर सकता है. और एक्सपांडेड सोर्स क्या होता है, एक्सपांडेड सोर्स कोड वो भी एक टेक्स्ट फाइल होती है लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट आई. द एक्सटेंशन में बी चेंज फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर. ठीक है, तो अगर आपने अलग वाला कंपाइलर यूज किया तो उसमें अलग मतलब एक्सटेंशन यूज होगा. द फाइल डिलीटेड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग कंपाइलेशन मे क्रिएट दिस फाइल इन मेमोरी एंड पास टू द नेक्स्ट स्टेज. However, this file can be viewed by using option command line compilation. Note that expanded source code is a simple text file. Okay, ये क्या होती है, सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है along with information, जिसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, नंबर लाइन और फाइल का नाम. Since the comments are removed by preprocessor, those are absent in the file. मतलब हमने जो सी हमारा जो सोर्स कोड था उसमें हमने कुछ कमेंट्स डाले होंगे, मतलब वो पूरी तरह से ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर डाले होंगे तो यहाँ पर नहीं दिखेंगे एक्सपांडेड वाले में. ओके, सो दिस इज एक्सपांडेड सोर्स कोड. आई नो ये थोड़ा सा थेरी है लेकिन और इस पर ज्यादा मतलब क्वेश्चंस आएंगे भी तो वो भी ऐसे सेंटेंस फॉर्म में आएंगे. ओके, कंपाइलर. कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एक्सपांडेड सोर्स कोड टू असेंबली लैंग्वेज कोड. मतलब क्या, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम क्या करता है, कंपाइलर करता है. कंपाइलर चेक्स फॉर सिंटैक्स एरर्स इन सोर्स कोड. वो सोर्स कोड में अगर कोई भी सिंटैक्स एरर है तो उसे चेक करेगा. इफ देयर इज एनी एरर, सम पॉसिबल मिस्टेक इन कोड, वार्न अबाउट देम. अगर आपने कभी कोड रन किया होगा तो वो सबसे पहले आपको बता देगा अगर एरर है तो एरर कहाँ है, राइट. और अगर कुछ वार्निंग्स होती है, कुछ वार्निंग मतलब क्या कि ये कहीं ना कहीं पर जाकर एरर बन सकती है तो वार्निंग भी देगा. ठीक है, कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू असेंबली लैंग्वेज कोड, सेव्स इट इन टेम्पररी टेक्स्ट फाइल जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एएसएम. द एक्सटेंशन में चेंज फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर. इसका भी हर कंपाइलर के हिसाब से अलग अलग एक्सटेंशन होगा, मतलब वो कंपाइलर कौन सी फाइल को एक्सेप्ट करता है उस हिसाब से. कंपाइलर असाइन सम रिलेटिव एड्रेसेस टू फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल. कंपाइलर क्या करता है, फंक्शन और ग्लोबल वेरिएबल्स को कुछ एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, कंसिडर एज ऑफसेट विथ मिनिमम आउटपुट फाइल. Compiler create a symbol table that include information of all global variable and function in the file. मतलब क्या करेगा, कंपाइलर अपने पास एक डॉक्यूमेंट रखेगा जिसमें क्या होगा, उसमें लिखा हुआ हर एक फंक्शन और हर एक ग्लोबल वेरिएबल का उसने एड्रेस लिख लगा होगा. ठीक है, अब जैसे कि लेट से एक वेरिएबल है आशीष. ओके, तो आशीष का वो फाइल तैयार करेगा और उसमें आशीष के सब एड्रेस लिख के रखेगा. लेट से दूसरा वेरिएबल है निखिल, तो वो और एक फाइल तैयार करेगा निखिल, मतलब वो निखिल नाम का वो उसमें डॉक्यूमेंट करके रखेगा और क्या करेगा, उसका एड्रेस लिख के रखेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आशीष इज फ्रॉम, तो आशीष के लिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेट लिख देगा. निखिल इज फ्रॉम राजस्थान, तो निखिल के लिए राजस्थान के कोऑर्डिनेट लिख देगा. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज assembly code. Assembly code is generated by compiler after compiling the error free source code. assembly code क्या हो, assembly code compiler create करता है जो कि source code को compile करने के बाद create होता है. ओके, assembly code is generally saved in temporary text file with deleted consecutive stages. It is well known fact that assembly languages depend on processor architecture. मतलब क्या, असेंबली लैंग्वेज जो है वो मतलब आप ऐसा कभी भी सीख नहीं सकते कि आप अगर एक असेंबली लैंग्वेज आ गई तो आपको सब असेंबली लैंग्वेज आ गई. ठीक है,
हर प्रोसेसर के लिए असेंबली लैंग्वेज मतलब उसका जो सिंटैक्स होता है वो प्रोसेसर के हिसाब से अलग अलग होता है. So while writing compiler, it must be targeted for specific processor architecture. For example, TurboC compiler targeted for X086 की जो चिपसेट होता है उसके लिए. अब वहां पर अगर आप 8085 लोगे तो ये असेंबली कोड उस पर काम नहीं करेगा, तो आपको उस हिसाब से अपना कंपाइलर बदलना पड़ेगा. असेंबलर असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट असेंबली कोड इनटू मशीन लेवल कोड. असेंबलर क्या करता है, असेंबली कोड तो बन गया, अब उसे क्या करना पड़ेगा, मशीन लेवल कोड. मशीन लेवल कोड मतलब क्या, जीरोस एंड वंस. Assembly convert OP code in assembly language and corresponding number of numbers in machine language. तो आई थिंक असेंबलर का इतना ही काम है कि वो असेंबली कोड को लेगा और उसमें उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा. अब उसके बाद जो फाइनल है वो है ऑब्जेक्ट कोड. फाइनल नहीं, सॉरी, सेकंड लास्ट. ऑब्जेक्ट कोड, द आउटपुट ऑफ असेंबलर इज ऑब्जेक्ट कोड. असेंबली कोड इज सेव्ड इन टेक्स्ट फाइल बट ऑब्जेक्ट कोड इज सेव्ड इन बाइनरी फाइल. अब तक क्या हो रहा था, सब जो फाइल्स थी वो टेक्स्ट फाइल में सेव हो रही थी, राइट. लेकिन अब क्या हो रहा है, बाइनरी फाइल में सेव हो रहा है सब कुछ. ओके, तो ये चीज है. द एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डॉट ओबी. एग्जाम्पल sunbeam डॉट ओबी. दिस फाइल कंटेन द कोड दैट बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर. मतलब क्या, इस फाइल को प्रोसेसर डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी कर सकता है. सिंस दिस फाइल इज directly derived from assembly code, it contain all those things which are present in assembly code but in binary. ये क्या होता है, असेंबली कोड होता है, सिर्फ इसे किस लैंग्वेज में लिखा होता है, बाइनरी लैंग्वेज में. मशीन अंडरस्टैंडेबल, मशीन को समझना चाहिए इसलिए. द ऑब्जेक्ट कोड फाइल हैज सम स्पेसिफिक फॉर्मेट. दिस फॉर्मेट इज नोन एज कॉमन ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट. आ गया तो सेंटेंस में आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शन में पूछ लेंगे. द फाइल लॉजिकली डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शन. दिस सेक्शंस आर गिवन बिलो. ऑब्जेक्ट कोड की जो फाइल होती है उसमें कई सारे सेक्शन होते हैं और उसके जो सेक्शंस है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में देखे रखे हैं. सबसे पहला होता है हेडर, उसके बाद आता है टेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन, सिंबल, टेबल. हेडर में क्या होता है, मेनली कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स सेक्शन इन दिस फाइल. दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड नेम ऑफ सेक्शन, इट्स स्टार्टिंग ऑफसेट्स एंड साइज. मतलब आपने जो भी इनिशियलाइज कर रखा होगा और उसका साइज कितना साइज लिया है और नेम ऑफ सेक्शन. तो ये सब हेडर में होता है. उसके बाद आता है टेक्स्ट सेक्शन. दिस सेक्शन कंटेन मशीन लेवल कोड. हमारा हमारा कोड किस में होता है, टेक्स्ट सेक्शन में. करस्पॉन्डिंग सोर्स कोड इन सी. मतलब हमने जो कोड लिखा है उसका करस्पॉन्डिंग मशीन लेवल कोड टेक्स्ट सेक्शन में होगा. also referred to as code section. इसे ही code section बोला जाता है. This one can conclude that all function in source file are stored in this section. मतलब हमने जो जो भी कोड में लिखा है, फंक्शन हो गया या फिर वेरिएबल्स हो गए, वो सब कहाँ पर है, टेक्स्ट सेक्शन में. डाटा सेक्शन. डाटा सेक्शन कंटेन ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल and their initial value. In the source file, however, uninitialized global variable are put into separate section called BSS, blocks started by symbol. अब ये जो डेटा सेक्शन है ये क्या होता है, द सेक्शन कंटेन ऑल ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल. मतलब यहाँ पर कोड लिखे हुआ रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर सभी के सभी जो वेरिएबल्स है, ग्लोबल हो स्टैटिक हो, वो लिखे हुए रहेंगे और उसे किस वैल्यू से इनिशियलाइज किया है वो, मतलब जो भी डाटा होगा. ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखी है प्रोसेस और यहाँ पर क्या लिखा है, डाटा. ओके, नाउ सिंबल टेबल. दिस सेक्शन कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन इन दिस फाइल. द फंक्शन इंक्लूड साइज, डेटा टाइप, रिटर्न टाइप, location of symbol. This information is mainly used for debugging the program. It can kept minimum to disable debugging feature. सिंबल टेबल मतलब क्या, इसमें भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी. इसमें इंफॉर्मेशन किस तरीके की स्टोर होगी, डेटा टाइप्स क्या है, उनकी साइज क्या है, लाइक दैट. ओके, नाउ लिंकर, अवर लास्ट टॉपिक. लिंकर. लिंकर क्या करता है, मैंने आपको पहले बोला लिंकर क्या करता है. लिंकर टू फाइल्स को कंबाइन मतलब लिंक करने का कोड होता है. नाउ अब यहाँ पर हमने एक इंक्लूड किया है फैक्ट डॉट एच नाम की हेडर फाइल को. अब फैक्ट डॉट एच फाइल कहां पर है, यहाँ पर है. ओके, और फैक्ट डॉट एच में क्या लिखा है, इंट फैक्ट इंट एन. मतलब इसमें सिर्फ एक फंक्शन लिखा है और इस फंक्शन की डेफिनेशन कहां पर है, फैक्ट डॉट सी में. फैक्ट डॉट सी में क्या लिखा है, इंट फैक्ट इंट एन, और यहाँ पर एक कोड लिखा है. ठीक है, अब अगर आपको एक कोड पढ़ना है तो मैं आपको एक बार एक कोड पढ़ के बताता हूँ. सबसे पहले हमें एक नंबर और रिजल्ट नाम के दो वेरिएबल दिए हैं. हमसे पूछा, हमें बताया गया है प्रिंटफ मतलब प्रिंट करेगा कंसोल पर कि एंटर द नंबर. अब स्कैनफ मतलब क्या, वो यूजर से इनपुट मांगेगा, वो नंबर मांगेगा और उसे कहां पर स्टोर करेगा, नंबर में. रिजल्ट, रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, फैक्ट नम. ओके, मतलब फैक्ट मतलब हमने
इस फैक्ट नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया है, उसको क्या आर्गुमेंट पास किए हैं, नम। अब ये कहां पर जाएगा, हेडर फाइल के पास। हेडर फाइल कहां पर है, यहाँ पर है, राइट, यहाँ पर। अब हेडर फाइल इसे किसे देगी, फंक्शन को, इसी फंक्शन को देगी। यहाँ पर क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन क्या है, इंट फैक्ट इंट इन। अब ये कहा जाएगा, फैक्ट नाम की फाइल है तो फैक्ट में चला गया, और यहाँ पर है इंट फैक्ट इंट इन, यहाँ पर है फंक्शन का डेफिनेशन। अब यहाँ पर क्या है, रिजल्ट को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है और आई नाम का एक वेरिएबल लिया है। फॉर लूप लगाया, आई को 1 से इनिशियलाइज किया, और आई को हम कब तक आइटरेट करेंगे, जब तक उसकी वैल्यू n के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजल्ट स्टार्टिंग में 1 था, a की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, a की वैल्यू, आई थिंक यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर i होना चाहिए था, ओके, यहाँ पर i होना चाहिए था। आज स्टार्टिंग में 1 है, तो 1 इंटू 1 आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 1। उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 1 इंटू 2, रिजल्ट इज इक्वल टू 2। उसके बाद 2 इंटू रिजल्ट की वैल्यू है 2, और a की वैल्यू क्या हो, i की वैल्यू आगे जाके क्या होगी 3, तो 2 इंटू 3 6। मतलब ये क्या है, फैक्टोरियल का कोड है, ओके। मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, लाइक दैट इट विल गो ऑन। सो दिस इज लिंकर एंड दिस इज एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड में भी कुछ सेक्शन होते हैं, वैसा ही पिछला जैसे देखा था वैसा ही है। बस आपको पढ़ लेना है एक बार, कि अगर कोई आ जाए तो मतलब आ सकता है कि मतलब इनमें से कौन कौन से राइट है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि थ्योरेटिकल होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो आप बस इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई गेस, ओके। सिर्फ एक ये लोडर देख लीजिए। लोडर क्या करता है, लोडर इज वन विच लोड exe फाइल इन रैम। exe फाइल मतलब क्या, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब हमारे मोबाइल में जो एप्लीकेशन वगैरह रन होता है, अगर आप उनका भी एक्सटेंशन देखोगे तो .exe होता है। तो उसको रन करने के लिए क्या करता है, लोडर जो है वो इन exe फाइल को, रैम जो होती है हमारी, उसका एक स्टैक होता है। रैम का स्टैक मतलब क्या, रैम मतलब हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी मतलब क्या, खाली स्पेस, और उसमें स्टैक मतलब क्या, सीक्वेंस में लगा कर रखता है वो। मतलब क्या, लोडर जो है वो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल को लेगा, रैम में जाएगा, और वहां पर जो पहले से लाइन लगी होगी उसमें वहां पर जाके उसको खड़ा कर देगा। तो ये काम होता है लोडर का। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वन।